हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कक्षा 8 का अध्याय 5 करेंगे, जिसका टाइटल है नई समस्याएं, अरब और मंगोल। जब हर्ष उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे और विद्वान चीनी यात्री हुआन त्सांग नालंदा में अध्ययन कर रहे थे, उसी समय अरब में इस्लाम अपना रूप ग्रहण कर रहा था। भारत के मध्य भाग तक पहुंचने में इसे लगभग 600 वर्ष लग गए थे और जब उसने राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया, तब वह बहुत बदल चुका था और उसके नेता दूसरे लोग थे। अरब वाले भारत के उत्तर पश्चिमी छोर तक पहुंचकर वहीं रुक गए थे। अरब सभ्यता का क्रमशः पतन हुआ और मध्य तथा पश्चिमी एशिया में तुर्की जातियां आगे आई। भारत के सीमावर्ती प्रदेश से यही तुर्क और अफगान इस्लाम को राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत लाए। अरबों ने बड़ी आसानी से दूर दूर तक फैलकर तमाम इलाके फतेह किए, पर भारत में वे तब भी और बाद में भी सिंध से आगे नहीं बढ़े। शायद भारत तब भी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए काफी मजबूत था। किसी हद तक इसका कारण अरबों के आंतरिक झगड़े भी हो सकते हैं। सिंध बगदाद की केंद्रीय सत्ता से अलग होकर एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य हो गया। हालांकि आक्रमण नहीं हुआ, पर भारत और अरब के बीच संपर्क बढ़ने लगा। दोनों ओर से यात्रियों का आना जाना हुआ, राजदूत वासों की अदला बदली हुई। भारतीय पुस्तकें, विशेषकर गणित और खगोल शास्त्र पर बगदाद पहुंची और वहां अरबी में उनके अनुवाद हुए। बहुत से भारतीय चिकित्सक बगदाद गए। यह व्यापार और सांस्कृतिक संबंध उत्तर भारत तक सीमित नहीं थे। भारत के दक्षिणी राज्यों में भी उन्होंने हिस्सा लिया, विशेषकर राष्ट्रकूटों ने, जो भारत के पश्चिमी तट से व्यापार किया करते थे। इस लगातार संपर्क के कारण भारतीयों को अनिवार्य रूप से नए धर्म इस्लाम की जानकारी हुई। इस नए धर्म को फैलाने के लिए प्रचारक भी आए और उनका स्वागत हुआ। मस्जिदें बनी। न शासन ने इसका विरोध किया, न जनता ने। न कोई धर्म झगड़े हुए। सब धर्मों का आदर और पूजा के सभी तरीकों के प्रति सहनशीलता का व्यवहार करना भारत की प्राचीन परंपरा थी। अतः राजनीतिक ताकत के रूप में आने से कई शताब्दी पहले इस्लाम भारत में एक धर्म के रूप में आ गया था। महमूद गजनवी और अफगान। लगभग 300 वर्ष तक भारत पर कोई और आक्रमण नहीं हुआ। 1000 ईस्वी के आसपास अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने आरंभ किए। महमूद गजनवी तुर्क था, जिसने मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली थी। उसने बड़ी निर्ममता से कई आक्रमण किए, जिनमें बहुत खून खराबा हुआ। हर बार महमूद अपने साथ बहुत बड़ा खजाना ले गया। हिंदू धूलकणों की तरह चारों तरफ बिखर गए और उनकी याद भर लोगों के मुंह में पुराने किस्सों की तरह बाकी रह गई। जो तितर बितर होकर बचे रहे, उनके मन में भी सभी मुसलमानों के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई। अनुमान लगाया जा सकता है कि महमूद ने कितनी तबाही की होगी, पर महमूद ने उत्तरी भारत के सिर्फ एक टुकड़े को छुआ और लूटा था, जो उसके धावे के रास्ते में पड़ रहा था। पूरा मध्य पूर्वी और दक्षिण भारत उससे पूरी तरह बच गया था। महमूद ने पंजाब और सिंधु को अपने राज्य में मिला लिया। वह हर धावे के बाद गजनी लौट जाता था। वह कश्मीर पर विजय नहीं पा सका। यह पहाड़ी देश उसे रोकने और मार भगाने में सफल हो गया। काठियावाड़ में सोमनाथ से लौटते हुए राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी उसे भारी हार खानी पड़ी। इस आखिरी धावे के बाद वह फिर नहीं लौटा। महमूद की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। उसकी मृत्यु के 160 वर्षों से अधिक समय तक न तो भारत पर कोई आक्रमण हुआ और न ही पंजाब के आगे तुर्की शासन का विस्तार हुआ। इसके बाद शहाबुद्दीन गोरी नाम के एक अफगान ने गजनी पर कब्जा कर लिया और गजनवी साम्राज्य का अंत हो गया। उसने पहले लाहौर पर धावा किया और फिर दिल्ली पर। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने उसे पूरी तरह पराजित कर दिया। शहाबुद्दीन अफगानिस्तान लौट गया और अगले साल एक और फौज लेकर लौटा। इस बार उसकी जीत हुई और 1192 ईस्वी में वह दिल्ली के तख्त पर बैठा। दिल्ली फतह करने का मतलब यह नहीं था कि बाकी भारत भी फतह हो गया। दक्षिण में चोल शासक अभी तक बहुत शक्तिशाली थे और उनके अलावा दूसरे स्वतंत्र राज्य भी थे। अफगानों को दक्षिण भारत के बड़े हिस्से तक अपने शासन का विस्तार करने में 1.5 शताब्दी और लगी।
लेकिन इसी नई व्यवस्था में दिल्ली का स्थान महत्वपूर्ण भी था और प्रतीकात्मक भी। भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण का परिणाम यह हुआ कि कुछ समय के लिए पंजाब बाकी भारत से अलग हो गया। 12वीं शताब्दी के अंत में आने वाले अफगानों की बात कुछ और थी। वे हिंदी आर्य जाति के लोग थे और भारत की जनता से उनका निकट का संबंध था। लंबे समय तक अफगानिस्तान भारत का हिस्सा होकर रहा है और ऐसा होना उसकी नियति थी। 14वीं शताब्दी के अंत में तुर्क मंगोल तैमूर ने उत्तर की ओर से आकर दिल्ली के सल्तनत को ध्वस्त कर दिया। वह कुछ ही महीने भारत में रहा। वह दिल्ली आया और लौट गया, पर जिस रास्ते से वह आया उसी से उसको वीरान कर दिया। जिन लोगों को उसने कत्ल किया था उन्हीं की खोपड़ियों के मीनारों से वह रास्ते को सजाता चला गया। दिल्ली खुद मुर्दों का शहर बन गई। सौभाग्य से वह बहुत आगे नहीं बढ़ा और पंजाब के कुछ हिस्सों और दिल्ली को ही यह भयानक विपत्ति झेलनी पड़ी। दिल्ली को मौत की नींद से उठने में कई वर्ष लगे। जागने पर वह विशाल साम्राज्य की राजधानी नहीं रह गई थी। तैमूर के हमले ने साम्राज्य को तोड़ दिया था और उसके खंडरों पर दक्षिण में कई राज्य उठ खड़े हुए थे। इससे बहुत पहले 14वीं शताब्दी के आरंभ में दो बड़े राज्य कायम हुए थे। गुलबर्ग, जो बहमनी राज्य के नाम से प्रसिद्ध है, और विजयनगर का हिंदू राज्य। दिल्ली की तबाही के बाद उत्तरी भारत कमजोर पड़कर टुकड़ों में बंट गया। दक्षिण भारत की स्थिति बेहतर थी और वहां के राज्यों में सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली रियासत विजयनगर थी। इस रियासत और नगर ने उत्तर के बहुत से हिंदू शरणार्थियों को आकर्षित किया। उपलब्ध वृत्तांतों से पता चलता है कि शहर बहुत समृद्ध और सुंदर था। जब दक्षिण में विजयनगर तरक्की कर रहा था, उस समय उत्तर की पहाड़ियों से होकर एक और हमलावर दिल्ली के पास पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में आया। उसने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन को जीत लिया। मध्य एशिया के तैमूर वंश का यह तुर्क मंगोल बाबर था। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव उसी ने डाली। समन्वय और मिलीजुली संस्कृति का विकास, कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो। भारत पर मुस्लिम आक्रमण की या भारत में मुस्लिम युग की बात करना गलत और भ्रामक है। इस्लाम ने भारत पर आक्रमण नहीं किया, वह भारत में कुछ सदियों के बाद आया। आक्रमण तुर्कों महमूद ने किया था, अफगानों ने किया था और उसके बाद तुर्क मंगोल या मुगल आक्रमण हुआ। इनमें से बाद के दो आक्रमण महत्वपूर्ण थे। अफगानों को हम भारत की सीमावर्त समुदाय कह सकते हैं, जो भारत के लिए पूरी तरह अजनबी भी नहीं माने जा सकते। उनके राजनीतिक शासन के काल को हिंद अफगान युग कहना चाहिए। मुगल भारत के लिए बाहर के और अजनबी लोग थे, फिर भी वे भारतीय ढांचे में बड़ी तेजी से समा गए और उन्होंने हिंद मुगल युग की शुरुआत की। अफगान शासक और जो लोग उनके साथ आए थे वे भी भारत में समा गए। उनके परिवारों का पूरी तरह भारतीयकरण हो गया। भारत को वो अपना घर और बाकी सारी दुनिया को विदेश मानने लगे। राजनीतिक झगड़ों के बावजूद उनमें समानता इसी रूप को स्वीकार कर लिया और राजपूत राजाओं से भी उन बहुतों ने उन्हें अपना अधिराज मान लिया। पर कुछ ऐसे राजपूत सरदार थे जिन्होंने उनकी अधीनता से अस्वीकार कर दी और भयंकर झगड़े हुए। दिल्ली के प्रसिद्ध सुल्तान फिरोज शाह की मां हिंदू थी। यही स्थिति गयासुद्दीन तुगलक की थी। अफगानी, तुर्की और हिंदू सामंतों के बीच विवाद तो होते थे, पर आमतौर पर नहीं। दक्षिण में गुलबर्ग में मुस्लिम शासक ने विजयनगर की हिंदू राजकुमारी से बहुत धूमधाम से विवाह किया था। इस दौर में कुशल प्रशासन का विकास हुआ और यातायात के साधनों में विशेष रूप से सुधार हुआ। मुख्यतः सैनिक कारणों से सरकार अब और अधिक केंद्रित हो गई, गोकि उसने इस बात पर ध्यान रखा कि स्थानीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप ना करे। शेर शाह, जिसने मुगल काल के आरंभ में हस्तक्षेप किया था, अफगान शासकों में सबसे योग्य था। उसने ऐसी मालगुजारी व्यवस्था की नींव डाली जिसके आगे चलकर अकबर ने विकास किया। अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री टोडरमल की नियुक्ति पहले शेरशाह ने ही की थी। हिंदुओं की क्षमता का अफगान शासक अधिकाधिक उपयोग करते गए।
भारत और हिंदू धर्म पर अफगानों की वीजा का दोहरा असर पड़ा। तत्काल प्रभाव यह पड़ा कि लोग अफगान शासन में पड़ने वाले क्षेत्रों से दूर भागकर दक्षिण की ओर चले गए। जो बचे रहे उन्होंने विदेशी तौर तरीकों और प्रभावों से अपने को बचाने के लिए वर्ण व्यवस्था को और कठोर बना दिया। दूसरी ओर विचारों और जीवन दोनों में इस विदेशी ढंग की ओर धीरे धीरे लोगों का रुझान पैदा होने लगा। परिमाणतः समन्वय अपने आप रूप लेने लगा। वास्तुकला की नई शैलियां उपजी, खाना पहनना बदल गया और जीवन अनेक रूपों में प्रभावित हुआ। यह समन्वय संगीत में विशेष रूप से दिखाई पड़ा। भारत की प्राचीन शास्त्रीय पद्धति का अनुसरण करते हुए उसने कई दिशाओं का विकास किया। फारसी भाषा दरबार की सरकारी भाषा बन गई और फारसी के बहुत से शब्द बोलचाल की भाषा में प्रवेश कर गए। इसे साथ ही जन भाषाओं का भी विकास किया गया। भारत में जिन दुर्भाग्यपूर्ण बातों में वृद्धि हुई उनमें एक पर्दा प्रथा थी। ऐसा क्यों हुआ यह स्पष्ट नहीं है, पर भारत में पर्दा प्रथा का विकास मुगल काल में तब हुआ जब यह हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में पद और आदर की निशानी समझे जाने लगा। औरतों को अलग पर्दे में रखने की यह प्रथा उन इलाकों में ऊंचे वर्गों में विशेष रूप से फैली जहां मुसलमानों का प्रभाव सबसे अधिक था, यानी उस मध्य और विशाल पूर्वी प्रदेश में जिसमें दिल्ली, संयुक्त पर्यात, राजपूताना, बिहार और बंगाल आते हैं। लेकिन अजीब बात है कि पंजाब और सरहदी सूबों में जो मुख्यतः मुस्लिम इलाके थे, ये पर्दे की प्रथा उतनी कड़ी नहीं थी। दिल्ली में अफगानों के प्रतिष्ठित होने के साथ पुराने और नए के बीच एक समन्वय रूप ले रहा था। इनमें से अधिकतर परिवर्तन उच्च वर्गों में, अमीर उमराव में हुए। इनका असल असर विशाल जन समूह पर, विशेषकर देहाती जनता पर नहीं पड़ा। उनकी शुरुआत दरबारी समाज में होती थी और वे शहरों और कस्बे में फैल जाते थे। इस तरह उत्तरी भारत में दिल्ली और संयुक्त पर्यात इनके केंद्र बने, ठीक उसी तरह जैसे ये पुरानी आर्य संस्कृति का केंद्र रहे हैं। पर इस आर्य संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण की ओर खिसक गया, जो हिंदू रूढ़िवादिता का गढ़ बन गया। जब तैमूर के हमले से दिल्ली की सल्तनत कमजोर हो गई तो जौनपुर, संयुक्त पर्यात में एक छोटी सी मुस्लिम रियासत खड़ी हुई। पूरी 15वीं शताब्दी के दौरान यह रियासत कला, संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता का केंद्र रही। विकसित होते ही आम भाषा हिंदी को यहाँ प्रोत्साहित किया गया और हिंदुओं और मुसलमानों के धर्मों के बीच समन्वय करने का प्रयास भी किया गया। लगभग इसी समय उत्तर में सुदूर कश्मीर में एक स्वतंत्र मुस्लिम शासक जैनुल आबदीन को उसकी सहिष्णुता और संस्कृत के अध्ययन और प्राचीन संस्कृति को प्रोत्साहित करने के कारण बहुत यश मिला। पूरे भारत में यह नई उत्तेजना सक्रिय थी और नए विचार लोगों को परेशान कर रहे थे। भारत विदेशी तत्वों को आत्मसात करने का प्रयास कर रहा था और इस प्रक्रिया में थोड़ा बहुत खुद भी बदल रहा था। इसी बीच कुछ नए ढंग के सुधारक खड़े हुए जिन्होंने इस समन्वय का जानबूझकर समर्थन किया और अक्सर वर्ण व्यवस्था की निंदा या उपेक्षा की। 15वीं शताब्दी में दक्षिण में रामानंद और उनसे भी अधिक प्रसिद्ध शिष्य कबीर हुए। कबीर की साखियां और पद आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। उत्तर में गुरु नानक हुए, जो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। पूरे हिंदू धर्म पर इन सुधारकों के नए विचारों का प्रभाव पड़ा और भारत में इस्लाम का स्वरूप भी दूसरे स्थानों पर उसके स्वरूप के किसी हद तक भिन्न हो गया। इस्लाम के एकेश्वरवाद ने हिंदू धर्म को प्रभावित किया और हिंदुओं के अस्पष्ट बहुदेववाद का प्रभाव भारतीय मुसलमानों पर पड़ा। इनमें से अधिकतर भारतीय मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया था और उनका पालन पोषण प्राचीन परंपराओं में हुआ था और वे अब भी उन्हीं से घिरे थे। उनमें बाहर से आने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। विदेशी तत्वों के भारत में अधिकाधिक आत्मसात होने का सबसे महत्वपूर्ण संकेत उनके द्वारा देश की आम भाषा का प्रयोग था। गर्चे दरबार की भाषा फारसी बनी रही। आरंभ के लेखकों में सबसे प्रसिद्ध अमीर खुसरो थे। वे तुर्क थे और उनका परिवार 2 या 3 पीढ़ियों से संयुक्त राज्य में बसा हुआ था। वे 14वीं शताब्दी के दौरान कई अफगान सुल्तानों के शासन काल में रहे। वे फारसी के चोटी के कवि थे और उन्हें संस्कृत का भी ज्ञान था। वे महान संगीतकार थे और उन्होंने भारतीय संगीत में कई मौलिक उद्भावनाएं की थी। कहा जाता है कि भारत के लोकप्रिय तंत्री वाद्य
सितार का आविष्कार उन्होंने ही किया था। उन्होंने ऐसे कई विषयों पर रचना की जिनमें भारत ने विशेष प्रगति की थी। इनमें धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, भाषा और व्याकरण के अतिरिक्त संगीत, गणित, विज्ञान और आम का फल है। उनकी प्रसिद्धि का आधार उनके लोक प्रचलित गीत हैं, जिन्हें उन्होंने बोलचाल की सामान्य हिंदी में लिखा था। उन्होंने ग्रामीण जनता से केवल उसकी भाषा ही नहीं ली, बल्कि उनके रीति रिवाज और रहन सहन के ढंग का भी वर्णन किया। उन्होंने विभिन्न रीतियों और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गीत लिखे। वे गीत अभी भी उत्तर और मध्य भारत के किसी गांव या नगर में सुनाई पड़ सकते हैं। अमीर खुसरो ने अनगिनत पहेलियां भी लिखी। अपने लंबे जीवन काल में ही अमीर खुसरो अपने गीतों और पहेलियों के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। ऐसे कोई और मिसाल नहीं मिलती जहां 600 साल पहले लिखे गए गीतों की लोकप्रियता आम जनता के बीच बराबर बनी रही हो और बोलों में बिना परिवर्तन किए वे अब भी उसी तरह गाए जाते हों। बाबर और अकबर, भारतीयकरण की प्रतिक्रिया। अकबर भारत में मुगल खानदान का तीसरा शासक था, फिर भी साम्राज्य की बुनियाद उसी ने पक्की की। उसके बाबा ने दिल्ली के सिंहासन पर 1526 ईस्वी में विजय प्राप्त कर ली थी। भारत में आने के 4 वर्ष के भीतर ही बाबर की मृत्यु हो गई। उसका अधिकतर समय युद्ध में और आगरा में एक भव्य राजधानी बनाने में बीता। यह काम उसने कुस्तुनतुनतिया के प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी को बुलाकर कराया। बाबर का व्यक्तित्व आकर्षक है। वह नई जागृति का शहजादा है, बहादुर और साहसी, जो कला और साहित्य तथा अच्छे रहन सहन का शौकीन है। उसके पुत्र अकबर उससे भी अधिक आकर्षक और गुणवान है। वह बहादुर और दुस्साहसी हैं, योग्य सेनानायक हैं और इन सब के अलावा विनम्र और दयालु हैं, आदर्शवादी और स्वप्नदर्शी हैं। साथ ही वह लोगों का ऐसा नेता है जो अपने अनुयायियों में तीव्र स्वामी भक्ति उत्पन्न कर सके। वह लोगों के दिल और दिमाग पर विजय हासिल करना चाहता था। अखंड भारत का पूरा सपना उसमें फिर आकार लेने लगा। ऐसा भारत जो केवल राजनीतिक दृष्टि से एक राज्य न हो, बल्कि जिसकी जनता परस्पर सहज संबंध हो। 1556 ईस्वी में आरंभ होने वाले अपने लंबे शासन के लगभग 50 वर्ष के दौरान वह बराबर इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए कोशिश करता रहा। बहुत से स्वाभिमानी राजपूत सरदारों को उसने अपनी ओर मिला लिया। उसने एक राजपूत राजकुमारी से शादी की। उसका बेटा और वारिस राज जहांगीर इस तरह आधा मुगल और आधा हिंदू राजपूत था। जहांगीर का बेटा शाहजहां भी राजपूत माँ का बेटा था, इसलिए यह तुर्क मंगोल वंश तुर्क या मंगोल होने की अपेक्षा कहीं अधिक भारतीय था। राजपूत राजघरानों से संबंध बनाने से उसका साम्राज्य बहुत मजबूत हुआ। इस मुगल राजपूत सहयोग ने, जो बाद के शासकों के शासन में भी इसी तरह चलता रहा, केवल सरकार, प्रशासन और सेना को ही नहीं, कला, संस्कृति और रहन सहन को भी प्रभावित किया। पर अकबर को राजपूताना में मेवाड़ के राणा प्रताप की अभिमानी और अदम्य आत्मा का दमन करने में सफलता नहीं मिली। राणा प्रताप ने एक ऐसे व्यक्ति से, जिसे वह विदेशी विजेता समझता था, औपचारिक संबंध जोड़ने की बजाय जंगलों में मारे मारे फिरना बेहतर समझा। अकबर ने अपने चारों ओर अत्यंत प्रतिभाशाली लोगों का समुदाय इकट्ठा किया था, जो उसके आदर्शों के प्रति समर्पित थे। इन लोगों में फैजी और अब्दुल फजल नाम के 2 मशहूर भाई, बीरबल, राजा मानसिंह और अब्दुल रहीम खान खाना शामिल थे। उसने एक ऐसे नए संवित धर्म की शुरुआत करने का प्रयत्न किया जो सबको मान्य हो। स्वयं अकबर निश्चित रूप से हिंदुओं को उतना ही लोकप्रिय था जितना मुसलमानों में। मुगल वंश भारत में इस तरह स्थापित हुआ जैसे वह भारत का अपना वंश हो। यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर। अकबर के दरबार में पुर्तगाली जेसुइट बताते हैं कि उसकी दिलचस्पी बहुत सी बातों में थी और वह उन सब के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था। उसे सैनिक और राजनीतिक मामलों का पूरा ज्ञान तो था ही, साथ ही बहुत सी यांत्रिक कलाओं का भी। फिर भी यह अजीब बात है कि उसकी जिज्ञासा एक बिंदु पर जाकर रुक गई। यदि अकबर ने इस तरफ ध्यान दिया होता और पता लगाया होता कि संसार के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है, तो उसने सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रख दी होती। लेकिन उसके सामने बड़ी समस्या यह थी कि वह इस्लाम के साथ राष्ट्रीय धर्म और लोगों के रीति रिवाजों का मेल करा के राष्ट्रीय एकता कैसे कायम करे। इस तरह भारत की सामाजिक स्थिति में अकबर की
भी कोई बुनियादी अंतर पैदा नहीं कर सका और उसके बाद भारत ने फिर अपना गतिहीन और अपरिवर्तनशील जीवन अपना लिया। अकबर ने जो इमारत खड़ी की थी वह इतनी मजबूत थी कि दुर्बल उत्तराधिकारियों के बावजूद वह 100 साल तक कायम रही। सिंहासन के लिए शहजादों में लगातार युद्ध होते रहे और केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ती गई, पर दरबार का प्रताप बना रहा और सारे एशिया और यूरोप में आलीशान मुगल बादशाहों का यश फैल गया। वास्तुकला की दृष्टि से दिल्ली और आगरा में सुंदर इमारतें तैयार हुई। यह भारतीय मुगल कला दक्षिण और उत्तर में मंदिरों और दूसरी इमारतों की सजावट और अलंकरण की शैली से एकदम भिन्न थी। प्रेरित वास्तुकारों और निर्माताओं ने आगरा में ताजमहल को मोहम्मद भरे हाथों से खड़ा किया। उत्तर पश्चिम से आने वाले आक्रमणकारियों और इस्लाम का भारत पर बहुत प्रभाव पड़ा। इस टकराहट से उन बुराइयों को खोल कर रख दिया जो हिंदू समाज में घर कर गई। जात पात की सड़ांध, अछूत प्रथा और अलग अलग रहने की बेढंग प्रवृत्ति, इस्लाम के भाईचारे और अपना मानने वालों के बीच बराबरी के सिद्धांतों का विशेषकर उन लोगों पर गहरा असर पड़ा जिन्हें हिंदू समाज में बराबरी का दर्जा देने से इनकार कर दिया गया था। इस विचारात्मक टकराहट से कई आंदोलन उठ खड़े हुए जिनका उद्देश्य धार्मिक समन्वय करना था। यह बात ध्यान देने लायक है कि वर्गों का प्रभाव इस हद तक था कि नियमतः लोगों ने इस्लाम में धर्म परिवर्तन सामूहिक रूप से किया। ऊंची जाति के लोगों में व्यक्ति कभी कभार अकेले धर्म परिवर्तन कर लेता था, पर निम्न श्रेणी के लोगों में मोहल्ले में एक जाति के लोग या फिर लगभग सारा गांव ही धर्म बदल लेता था। इसलिए उनका सामूहिक जीवन और कामकाज पहले की तरह ही चलते रहे। केवल पूजा के तरीकों आदि में छोटे मोटे अंतर अवश्य आ गए। इस कारण आज हम देखते हैं कि कुछ विशेष पेशे और शिल्प ऐसे हैं जिन पर मुसलमानों का एकाधिकार है। इस तरह कपड़ा बुनने का काम मुख्यतः और ज्यादातर हिस्सों में पूरी तरह मुसलमान करते हैं। भारत में रहने वाले अधिकतर मुसलमानों ने हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन किया था। कुछ लंबे संपर्क के कारण भारत के हिंदुओं और मुसलमानों ने बहुत से समान विशेषताएं, आदतें, रहने सहने के ढंग और कलात्मक रुचियां विकसित की। वे शांतिपूर्वक एक कौम के लोगों की तरह साथ साथ रहा करते थे, एक दूसरे के त्योहारों और जलसों में शरीक होते थे, एक ही भाषा बोलते थे और बहुत कुछ एक ही तरह से करते थे और रहते थे और एकदम एक जैसी आर्थिक समस्याओं का सामना करते थे। यह तमाम आपसदारी और एक साथ रहना सहना उस वर्ण व्यवस्था के बावजूद हुआ जो ऐसे मेल मिलाप में बाधक थी। एकाध उदाहरणों को छोड़कर आपस में शादी ब्याह नहीं होते थे और जब ऐसा होता था तो दोनों पक्ष मिलकर एक नहीं होते थे। आपसे खान पान भी नहीं होता था, पर इस मामले में बहुत कड़ाई नहीं बरती जाती थी। औरतों के पर्दे में अलग थलग रहने से सामाजिक जीवन के विकास में रुकावट आई। गांव की आम जनता में अर्थात आबादी के बड़े हिस्से में जीवन मिला जुला था और उनमें सामूहिकता कहीं अधिक थी। गांव के सीमित घेरे के भीतर हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरे संबंध थे। वर्ण व्यवस्था से कोई बाधा नहीं होती थी और हिंदुओं ने मुसलमानों को भी एक जात मान लिया था। वे एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते थे और कुछ अर्ध धार्मिक से त्योहार दोनों के बीच समान रूप से मनाए जाते थे। उनके लोकगीत भी एक ही थे। इनमें से ज्यादातर लोग किसान, दस्तकार और शिल्पी थे। मुगल शासनकाल के दौरान बहुत से हिंदुओं ने दरबार की भाषा फारसी में पुस्तकें लिखी। इनमें से कुछ पुस्तकें कालजयी रचनाएं मानी जाती हैं। इसी समय मुसलमान विद्वानों ने फारसी में संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद किया और हिंदी में लिखा। हिंदी के सबसे प्रसिद्ध कवियों में दो हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत लिखा और अब्दुल रहीम खान खाना जो अकबर दरबार के अमीरों में थे और उनके संरक्षक के पुत्र थे। खान खाना अरबी, फारसी और संस्कृत तीनों भाषाओं के विद्वान थे और उनकी हिंदी कविता का स्तर बहुत ऊंचा था। कुछ समय तक वे शाही सेना के सिपाही सलाहकार थे। फिर भी उन्होंने मेवाड़ के उन राणा प्रताप की प्रशंसा में लिखा जो बराबर अकबर से युद्ध करते रहे और उनके सामने कभी हथियार नहीं डाले। औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई, हिंदू राष्ट्रवाद का उभार शिवाजी। औरंगजेब समय के विपरीत चलने वाला शासक था। अपनी सारी योग्यता और उत्साह के बावजूद उसने अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कामों पर पानी फेरने का प्रयास किया। वह धर्मांध और कठोर नैतिकतावादी था। उसे कला या साहित्य से कोई प्रेम नहीं था। हिंदुओं का पुराना घृणित जजिया कर लगाकर और उनके बहुत से मंदिरों को तुड़वाकर
उसने अपनी प्रजा से बहुत बड़े हिस्से को नाराज कर दिया। उसने उन अभिमानी राजपूतों को भी नाराज कर दिया जो मुगल साम्राज्य के अवलंब और स्तंभ थे। उत्तर में सिख उठ खड़े हुए। वे हिंदू और मुस्लिम विचारों का किसी हद तक समन्वय करने वाले शांति प्रिय समुदाय के प्रतिनिधि थे, जो दमन और अत्याचार के विरुद्ध एक सैनिक बिरादरी के रूप में संगठित हो गए। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर उसने प्राचीन राष्ट्रकूटों के वंशज लड़ाकू मराठों को क्रोधित कर दिया, ठीक ऐसे समय जब उनके बीच एक अद्भुत सेनानायक उठ खड़ा हुआ था। मुगल साम्राज्य के दूर दूर तक फैले क्षेत्रों में उत्तेजना फैल गई और पुनर्जागरणवादी विचार पनपने लगे, जिसमें धर्म और राष्ट्रवाद का मेल था। वह आधुनिक युग जैसा धर्मनिरपेक्ष ढंग का राष्ट्रवाद नहीं था, न ही इसकी व्याप्ति पूरे भारत में थी। धर्म और राष्ट्रीयता के मेल ने दोनों ही तत्वों से शक्ति और संबद्धता हासिल की, लेकिन उसकी कमजोरी भी इसी मेल से पैदा हुई। यह केवल खास किस्म की और आंशिक की राष्ट्रीयता थी, जिसमें धर्म के क्षेत्र से बाहर पड़ने वाले तमाम भारतीय तत्वों का समावेश नहीं था। हिंदू राष्ट्रवाद उस व्यापक राष्ट्रीयतावाद के मार्ग में बाधक था जो धर्म और जाति के भेदभाव से ऊपर उठ जाती है। विशेषकर मराठों की अवधारणा व्यापक थी। जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ी, उनके साथ इस अवधारणा का भी विकास हुआ। 1784 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने लिखा था, हिंदुस्तान और दक्षिण के तमाम लोगों में से केवल मराठों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना है, जिसकी गहरी छाप राष्ट्र के हर व्यक्ति के मन पर है। मराठे अपने राजनीतिक और सैनिक व्यवस्था और आदतों में उदार थे और उनके भीतर लोकतांत्रिक भावना थी। इससे उन्हें शक्ति मिलती थी। शिवाजी औरंगजेब से लड़ा जरूर, पर उसने मुसलमानों को खुलकर नौकरियां दी। मुगल साम्राज्य के खंडित होने का महत्वपूर्ण कारण आर्थिक ढांचे का चरमराना था। किसान बार बार विद्रोह करते थे। इनमें से कुछ आंदोलन बड़े पैमाने पर हुए। 1669 ईस्वी में बाद जाट किसान, जो राजधानी से बहुत दूर नहीं थे, बार बार दिल्ली सरकार के खिलाफ खड़े होते रहते। गरीब लोगों का एक अन्य विरोध सतनामियों का था। इस समय जब साम्राज्य में फूट और बगावत फैली हुई थी, पश्चिमी भारत में नई मराठा शक्ति विकास कर रही थी और अपने को मजबूत कर रही थी। शिवाजी, जिनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था, पहाड़ी इलाके के सख्तजान लोगों के आदर्श छापामार नेता थे। उनके घुड़सवार दूर दूर तक छापे मारते थे। उन्होंने सूरत को, जहां अंग्रेजों की कोठियां थी, लूटा और मुगल साम्राज्य के दूर दूर तक फैले क्षेत्र पर चौथ कर लगाया। उन्होंने मराठों को एक शक्तिशाली संगठित फौजी दल का रूप दिया, उन्हें राष्ट्रीयवादी पृष्ठभूमि प्रदान की और दुर्जय शक्ति का रूप दिया। 1680 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन मराठा शक्ति तब तक बढ़ती गई जब तक भारत पर उसका प्रभुत्व नहीं हो गया। प्रभुत्व के लिए मराठों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष, अंग्रेजों की विजय। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 100 वर्ष तक भारत पर अधिकार करने के लिए विविध रूपों में संघर्ष चलता रहा। 18वीं शताब्दी में भारत पर अधिकार के 4 दावेदार थे। इनमें से भारतीय थे मराठे और दक्षिण में हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान। विदेशी थे फ्रांसीसी और अंग्रेज। सदी के पूर्वार्ध में यह लगभग निश्चित जान पड़ता था कि मराठे पूरे भारतवर्ष पर अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे और मुगल शासन के उत्तराधिकारी होंगे। कोई शक्ति इतनी मजबूत नहीं रह गई थी कि उनका सामना कर सके। ठीक उसी समय उत्तर पश्चिम में एक नया बवंडर उठ खड़ा हुआ और ईरान का नादिर शाह दिल्ली पर टूट पड़ा। उसने बड़ी मारकाट और लूटपाट मचाई और अपने साथ बेशुमार दौलत ले गया, जिसमें प्रसिद्ध तख्ते ताउस भी था। दिल्ली के शासक कमजोर और नपुंसक हो चुके थे और मराठों से नादिर शाह की टकराहट नहीं हुई। उसके हमले से मराठों का काम आसान हो गया। वे बाद के वर्षों में पंजाब में भी फैल गए। एक बार फिर ऐसा लगा कि भारत मराठों के अधीन हो जाएगा। नादिर शाह के आक्रमण से दिल्ली के मुगल शासकों का अधिकार और राज्य का रहा सहा दावा भी खत्म हो गया। जिस किसी के पास उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति होती, वे उसी के हाथ की कठपुतली भर रह जाते। नादिर शाह के आने से पहले ही उनकी यह हालत हो चुकी थी।
उसने इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया। फिर भी चले आते रीति रिवाजों के दबाव के कारण अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे लोग भी उनके पास प्लासी की लड़ाई से पहले तक उपहार और कर भेजते रहे। बाद में भी लंबे समय तक कंपनी दिल्ली के उस बादशाह के एजेंट के रूप में काम करती रही जिसके नाम के सिक्के 1835 ईस्वी तक चलते रहे। नादिर शाह के हमले का दूसरा परिणाम यह हुआ कि अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया। अफगानिस्तान जो बहुत लंबे समय तक भारत का हिस्सा था, उससे कटकर अब नादिर शाह के राज्य का हिस्सा बन गया। बंगाल में जालसाजी और बगावत को बढ़ावा देकर क्लाइव ने थोड़े से प्रयास में सन 1757 में प्लासी का युद्ध जीत लिया। इस तारीख से कभी कभी भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है। जल्दी ही पूरा बंगाल और बिहार अंग्रेजों के हाथ आ गया। इनके शासन की शुरुआत के साथ ही 1770 ईस्वी में इन दोनों सूबों में भयंकर अकाल पड़ा, जिससे इस घनी आबादी वाले इलाके में एक तिहाई से अधिक आबादी नष्ट हो गई। दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष, जो विश्वव्यापी युद्ध का ही एक हिस्सा था, अंग्रेजों की विजय में समाप्त हुआ और भारत में फ्रांसीसियों का लगभग नामो निशान मिट गया। फ्रांसीसियों के भारत से हट जाने के बाद तीन ताकतें बाकी रह गई जो अधिकार के लिए संघर्ष कर रही थी। मराठा संगठन, दिल्ली में हैदर अली और अंग्रेज। प्लासी में उनकी जीत और बंगाल और बिहार में फैलने के बावजूद भारत में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम थी जो अंग्रेजों को ऐसी शक्ति के रूप में देखते हो जिसकी नियति से पूरे भारत का राज्य करना हो। अब भी सबसे पहला स्थान मराठों को ही दिया जाता था। वे सारे पश्चिम और मध्य भारत से यहाँ तक दिल्ली तक फैले हुए थे और उनका साहस और युद्ध करने की योग्यता प्रसिद्ध थी। हैदर अली और टीपू सुल्तान भी विकट विरोधी थे जिन्होंने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया था और ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को लगभग खत्म कर दिया था, पर वे दक्षिण तक सीमित रहे और पूरे भारत पर उनका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा। हैदर अली एक अद्भुत व्यक्ति और भारतीय इतिहास का उल्लेखनीय व्यक्तित्व था। उसका आदर्श किसी हद तक राष्ट्रीय था और उसमें कल्पनाशील नेता के गुण थे। मैसूर के टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने अंततः 1799 ईस्वी में पराजित कर दिया और इस तरह मराठों और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच आखिरी मुकाबले के लिए मैदान साफ हो गया। लेकिन मराठा सरदारों के बीच आपसी वैर था और अंग्रेजों ने उनसे अलग अलग युद्ध करके उन्हें पराजित किया। उन्होंने 1804 ईस्वी में आगरा के पास अंग्रेजों को बुरी तरह हराया, लेकिन 1808 ईस्वी तक आते आते मराठा शक्ति अंतिम रूप से कुचल दी गई और उन बड़े सरदारों ने जो मध्य भारत में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। अंग्रेज इसके बाद भारत के अधिकांश भाग के शासक हो गए और वे देश पर सीधे या फिर अपने अधीनस्थ राजाओं के माध्यम से शासन करने लगे। हमें बार बार याद दिलाया जाता है कि अंग्रेजों ने भारत को अव्यवस्था और अराजकता से बचाया। यह बात इस हद तक सही है कि उन्होंने उस युग के बाद, जिसे मराठों ने आतंक का युग कहा है, सुव्यवस्थित शासन कायम किया, लेकिन यह अव्यवस्था और अराजकता कुछ दूर तक ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में उनके प्रतिनिधियों के नीति के कारण ही फैली थी। यह कल्पना भी की जा सकती है कि अंग्रेजों की सहायता के बिना भी संघर्ष की समाप्ति के बाद शांति और व्यवस्थित शासन का स्थापना हो ही सकती थी। रणजीत सिंह और जय सिंह। आतंक के इस दौर में जनता सामान्यतः त्रस्त और पस्त जरूर थी, पर अनेक व्यक्ति ऐसे अवश्य रहे होंगे जो उस समय सक्रिय नई शक्तियों को समझना चाहते होंगे, लेकिन घटनाओं की बाढ़ ने उन्हें दबा दिया और उनका कोई प्रभाव न पड़ा। ऐसे व्यक्तियों में जिनमें जिज्ञासा भरी हुई थी महाराजा रणजीत सिंह थे। वे जाट सिख थे जिन्होंने पंजाब में अपना साम्राज्य कायम किया था। बाद में यह साम्राज्य कश्मीर और सरहदी सूबे तक फैल गया। अपनी कमजोरियों के बावजूद वह एक अद्भुत व्यक्ति था। वह अत्यंत मानवीय था। उसने एक राज्य और शक्तिशाली सेना का निर्माण किया, फिर भी वह खून खराबा पसंद नहीं करता था। जब इंग्लैंड में छोटे मोटे चोर उचक्कों को भी मौत की सजा भोगनी पड़ती थी, उसने मौत की सजा बंद कर दी, चाहे जुर्म कितना ही बड़ा हो। युद्ध के सिवाय उसने कभी किसी की जान नहीं ली, गर्चे उसकी जान लेने की कोशिश एकाधिक बार की गई। उसका शासन निर्दयता और दमन से मुक्त था। एक दूसरा पर कुछ और ही ढंग का भारतीय राजनेता राजपूतानों में जयपुर का सवाई जय सिंह था। उसका समय कुछ और पहले था और उसकी मृत्यु 1763 ईस्वी में हुई थी। वह औरंगजेब की मृत्यु के बाद होने वाले उथल पुथल के समय हुआ था।
वह इतना चतुर और अवसरवादी था कि एक के बाद एक लगने वाले धक्कों और परिवर्तनों के बाद बचा रहा। वह बहादुर योद्धा और कुशल राजनयिक तो था ही, इससे बढ़कर वह गणितज्ञ, खगोल विज्ञानी और नगर निर्माण करने वाला था, और उसकी दिलचस्पी इतिहास के अध्ययन में भी थी। जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में बड़ी बड़ी वेधशालाएं बनाई। उसने जयपुर नगर बसाया। उसने उस समय के कई यूरोपीय नगरों के नक्शे इकट्ठे किए और फिर अपना नक्शा खुद बनाया। इन पुराने यूरोपीय नगरों के कई नक्शे जयपुर के अजायब घर में सुरक्षित हैं। जयपुर नगर की योजना को अब भी नगर निर्माण का आदर्श समझा जाता है। लगातार युद्धों और दरबारी षड्यंत्रों के बीच अक्सर खुद उलझे रहने पर भी जयसिंह ने बहुत कुछ किया। जयसिंह की मृत्यु के केवल 4 वर्ष पहले नादिर शाह का आक्रमण हुआ। भारतीय इतिहास के सबसे अधिक अधिक अंधकारमय युग में, जब उथल पुथल और युद्ध और उपद्रव से माहौल भरा था, राजपुताना के ठेठ सामंती वातावरण में जयसिंह ने वैज्ञानिक की तरह उठकर काम किया। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि। इंग्लैंड के दो रूप। अपने आरंभिक दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य काम था भारतीय माल लेकर यूरोप में व्यापार करना। कंपनी को इससे बहुत लाभ हुआ। भारतीय कारीगरों और शिल्पियों की कारीगरी इस स्तर की थी कि वे इंग्लैंड में उत्पादन के उच्चतर तकनीकों का बड़ी सफलता से मुकाबला करते थे। जब इंग्लैंड में मशीनों का युग शुरू हुआ, उस समय भी भारतीय वस्तुएं इतनी बहुतायत से वहां भरी रहती थी कि भारी चुंगी लगाकर और कुछ चीजों का तो आना बंद करके रोकना पड़ा। पर यह बात स्पष्ट है कि भारत का अर्थतंत्र चाहे जितना विकसित रहा हो, वह बहुत दिनों तक उन देशों के माल से मुकाबला नहीं कर सकता था जिनका औद्योगिकरण हो चुका था। आवश्यक हो गया कि या तो वह अपना यहाँ कल कारखाने लगाए या विदेशी आर्थिक घुसपैठ के सामने समर्पण करे, जिसका आगे परिणाम होता राजनीतिक हस्तक्षेप। हुआ यह है कि विदेशी राजनीतिक हुकूमत ने यहाँ पहले आकर बड़ी तेजी से उसका अर्थतंत्र को नष्ट कर दिया जिसे भारत ने खड़ा किया था, और उसकी जगह कोई निश्चित और रचनात्मक चीजें सामने नहीं आई। ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वशक्तिमान थी। व्यापारियों की कंपनी होने के कारण वह धन कमाने पर तुली हुई थी। ठीक उस समय जब वह तेजी से अपार धन कमा रही थी, एडम स्मिथ ने सन 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशंस में लिखा, एकमात्र व्यापारियों की कंपनी की सरकार किसी भी देश के लिए सबसे बुरी सरकार है। इंग्लैंड का भारत में आगमन तब हुआ जब 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी का परवाना दिया। उस समय शेक्सपियर जीवित था और लिख रहा था। 1608 में मिल्टन का जन्म हुआ। उसके बाद हैम्पडेन और कॉमवेल सामने आए। और राजनीतिक उसके बाद हैम्पडेन और कॉमनवेल्थ सामने आए और राजनीतिक क्रांति हुई। 1660 ईस्वी में इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसने विज्ञान की प्रगति में बहुत हिस्सा लिया। 100 साल बाद कपड़ा बुनने की तेज धरकी का आविष्कार हुआ और उसके बाद तेजी से एक एक करके कातने की कला, इंजन और मशीन के करघे निकले। इन दो में से भारत कौन सा इंग्लैंड आया? शेक्सपियर और मिल्टन वाला, शालीन बातों, लेखन और बहादुरी के कारनामों वाला, राजनीतिक क्रांति और स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाला, विज्ञान और तकनीकी में प्रगति करने वाला इंग्लैंड, या फिर बर्बर दंड संहिता और नृशंस व्यवहार वाला वह इंग्लैंड जो सामंत और प्रतिक्रियावाद से घिरा हुआ था? ये इंग्लैंड एक दूसरे को प्रभावित करते हुए साथ साथ चल रहे हैं और इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। फिर भी यह हो जाता है कि गलत इंग्लैंड गलत भारत के संपर्क में आकर उसे बढ़ावा दे। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्र होने का समय लगभग वही है जो भारत के स्वतंत्रता खोने का समय है। यह सच है कि अमेरिकियों में बहुत से गुण हैं और हमसे बहुत सी कमजोरियां हैं। यह भी सच है कि अमेरिका में नई शुरुआत के लिए बिल्कुल अनछुआ और साफ मैदान था, जबकि हम प्राचीन स्मृतियों और परंपराओं से जकड़े हुए थे। फिर भी इस बात की कल्पना करना कठिन नहीं है, यदि ब्रिटेन ने भारत में यह बहुत भारी बोझ नहीं उठाया होता जैसे कि उन्होंने हमें बताया है,
और लंबे समय तक हमें स्वराज्य करने की वह कठिन कला नहीं सिखाई होती जिससे हम इतने अनजान थे, तो भारत न केवल अधिक स्वतंत्र और अधिक समृद्ध होता, बल्कि विज्ञान और कला के क्षेत्र में और उन सभी बातों में जो जीवन को जीने योग्य बनाती हैं, उससे कहीं अधिक प्रगति की होती। धन्यवाद।